नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। मैं आपको बताऊंगा 43 घंटे चले रोपवे ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। न्यूज रूम लाइव में खबरें रफ्तार से होंगी, खबरें विस्तार से भी होंगी। मैं बताऊंगी मध्य प्रदेश में पथराव के बाद बुलडोजर एक्शन का साइड इफेक्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और मैं आपको बताऊंगा ब्लैक सी में पुतिन का केमिकल प्लान आखिर है क्या। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और मैं बताऊंगी। देखिए, पाकिस्तान में नए कप्तान तो आ गए, लेकिन सोच पाकिस्तान की वही पुरानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। और बड़ी खबर देवघर से, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। 43 घंटे से ज्यादा चला तकरीबन ये रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है। 3 लोगों की मौत हो गई। तो बड़ी खबर इस वक्त देवघर से आपको दे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है। आईटीबीपी, इसके साथ साथ एसडीआरएफ, तमाम सैनिक हमारे लगातार वहां पर काम कर रहे थे। और आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे जी हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद पांडे जी। पांडे जी, बताइए, क्या ये ऑपरेशन जिस तरह से पूरा हुआ कैसा रहा, कितनी मेहनत लगी, कितना मुश्किल था और कैसे ये ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंचा? देखिए, बहुत ही हम लोगों के लिए ये सुकून की बात है और बहुत ज़्यादा मेहनत करके सभी एजेंसीज ने, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, एनडीआरएफ हो, स्थानीय प्रशासन हो या आईटीबीपी हो, हम सब ने मिलकर इस ऑपरेशन को पूरा किया है। काफ़ी कठिन था बिकॉज 2 रातें गुजरी हैं इस दौरान। छोटे छोटे बच्चे थे और महिलाएं थी, सब लोग बहुत ही परेशान थे। लेकिन जिस ढंग से, जिस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, वो निश्चित तौर पर वन ऑफ इट्स काइंड ऑपरेशन में बोलूँगा। होता क्या है कि हम लोगों को भी कई बार ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं जहां हम लोगों को अपने प्रोफेशनल एक्यूमेन के साथ साथ मैन और मशीन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आईटीबीपी ने अपनी सभी सिस्टर एजेंसीज के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को पूरा किया और हम सब, हमारी पूरी टीम बहुत खुश है कि हम लोगों को निकाल पाने में सफल हुए। जी विवेक पांडे जी, यकीनन बहुत लंबा ये रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। आपसे जानना चाहेंगे, क्या वो चुनौतियां थी जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आपके सामने आई? सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि हवा का बहुत ज़्यादा दबाव बीच बीच में हो रहा था और जो केबल की जो कंडीशन थी, जो केबल के जहाँ पर केबल कार्स फंसी हुई थी, वहाँ आसपास तारों का भी मैं कहूँगा एक जाल जैसा था। 3 से 4 तारें एक साथ थीं और ये क्लियर नहीं हो पा रहा था हवा के दबाव की वजह से कि कहीं निकालने के क्रम में लोगों को चोट न लग जाए। सेफ्टी वॉज फर्स्ट। हम चाहते थे कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। बहुत सारे पैरामीटर्स थे जिनको चेक किया गया, बहुत सारी ताकीद की गई, लोगों को ब्रीफ किया गया और जो भी ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थे, चाहे वो गरुड़ कमांडो हो, चाहे ग्राउंड ऑपरेशंस हो, हमारे सारे भी जितने भी लोग, सारी एजेंसीज थी, सबने मिलकर इस अभियान को अंजाम देने का प्रयास किया। लोगों को मानसिक रूप पर तैयार भी करना था कि उनको बाहर निकालना था, वो मानसिक तौर पर सुदृढ़ रहे। बिकॉज जब वो बाहर निकलते हैं तो कई बार हवा के दबाव की वजह से रोप घूमता है और चूंकि ट्रेंड लोग तो बहुत आसानी से निकल पाते हैं वहां से। लेकिन सवाल एक सर और है कि आप लोगों ने तमाम बहादुरी से काम किया, लेकिन एक महिला के गिरने के वीडियो आता है, एक पुरुष के गिरने से मौत हो जाती है। तो ये कैसे हुआ, ये दुखद हादसा, और क्या क्या परेशानियां आपको हुई, क्योंकि लंबा ऑपरेशन चला तकरीबन 43-44 घंटे? देखिए, हम दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, कोई भी नहीं चाहता कि किसी की जान जाए और बहुत हम लोगों को दुख है इस बात का कि वो एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ। इसकी निश्चित तौर पर इसको तकनीकी तौर पर देखे जाने की आवश्यकता है। लेकिन जो 44 या 45-46 लोग बाकी निकाले गए हैं, हर बार बहुत अच्छे से ऑपरेशन हुआ। वो एक बार देखना होगा उसमें कि कहाँ कमी रही होगी। इसमें मैंने बताया जैसा आपको कि हवा के दबाव की वजह से, होवर करने की वजह से, प्लस जब हम नीचे से ऊपर जा भी रहे थे लोगों को निकालने के लिए, तो एक कहते हो ना, लोगों को एक अनइजीनेस थी उनके अंदर। उनको कंसोल करना, शारीरिक रूप से तैयार करना, उनको हार्नेस करना, फिर रोप के माध्यम से ऊपर लाना, उसमें कई सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, वो समझाने का वक्त बहुत ज्यादा हम लोगों के पास नहीं था। और लंबा चलने का वजह यही रहा, मैं बताना चाहूंगा कि लोगों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता थी। हम नहीं चाहते थे किसी को और नुकसान हो। अनफॉर्चुनेटली जो नुकसान हुआ है, देखिए ये भी है, क्योंकि अब राजनीतिक सवाल भी उठ रहे हैं। वो मैं आपसे एक चीज जानना चाह रही हूँ। 2007 में एक कमेटी का जिक्र, एक आयोग की जिक्र किया जा रहा है, जिसने बताया कि बहुत कमजोर था। बावजूद इसके वहां पर जो रोटेशन 15 से 16 चक्कर लगते थे, उसको बढ़ाकर 22-48, अगर ये हो रहा है तो इसकी स्थिति तो सब स्वाभाविक थी। क्या उस पर नजर नहीं रखी गई सर?
अब देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इस पर तो मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी यहाँ से फ्रॉम आईटीबीपी हम नहीं कर पाएंगे इसके बारे में, लेकिन ये है कि इसकी सबकी एक सीरीज होती है, एक चक्र होता है, सुरक्षा का चक्र होता है, उसका पालन अवश्य किया जाना चाहिए। वो हुआ कि नहीं हुआ, वो स्थानीय प्रशासन से ही इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। हमारे जो रेस्क्यू का काम सौंपा गया था वो हमने किया है। आगे भी हम लोगों ने बहुत कुछ, हमें भी लर्न हुआ इस पर्टिकुलर ऑपरेशन से। निश्चित रूप से हमारे फ्यूचर में भी, हमारी ट्रेनिंग में, बाकी चीज़ों में ये काम आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर सुरक्षा के जो मानदंड है उनका तो टॉप प्रायोरिटी पे पालन किया ही जाना चाहिए ऐसे रोकने से। जी, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत शुक्रिया। तो देवघर हादसे में जो मौतें हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान इनको जब रेस्क्यू किया जा रहा था तो इनकी मौत हुई। हम तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, उन तस्वीरों को आप देखें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो नीचे गिरते हुए आपको देख रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें, दो लोगों की। पहली विंडो में आप जो देख रहे हैं, एक महिला की मौत हुई है और एक की मौत आज हुई है। देखिए, दो लोगों की मौत हुई, इसमें एक महिला है और एक शख्स है। देखिए, वो बिल्कुल हेलीकॉप्टर से लटका हुआ होता है लेकिन अचानक गिर जाता है। एक कल मौत हुई थी और एक महिला की मौत आज हुई है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान सेफ्टी बेल्ट टूट गई और वो महिला नीचे जमीन पर आ गिरी। सही, 1500 फीट की ऊंचाई, आप जरा अंदाजा लगाइए। और वहां पर 48 घंटे तक ये तमाम लोग फंसे रहे। खाना पहुंचने में काफी देर हुई, पानी नहीं था, लेकिन इन सब के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। लोगों को ये पता था कि हमें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर छोड़ रहे हैं, नीचे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन एक एक पल जिस तरह से गुजरा वो काफी परेशानी भरा था। $1500 फीट पर रेस्क्यू ऑपरेशन, ऊपर हेलीकॉप्टर, नीचे ट्रोली, रस्सी के सहारे लटकती जिंदगी, टूट गई जिंदगी की डोर। एक झटके में रस्सी टूटी और सख्त चट्टानों से टकराकर जिंदगी हार गई। आज फिर ऐसा ही हादसा हुआ और रेस्क्यू के दौरान एक और जान चली गई। आसमान में रस्सी के सहारे फंसी जिंदगी को बचाने के लिए ऑपरेशन की ये सनसनीखेज तस्वीर है। देखिए किस तरह रस्सी के सहारे लटकी है जिंदगी। ऊपर सेना का हेलीकॉप्टर, नीचे रोपवे, ट्रॉली और उसके नीचे रस्सी से लटका एक युवक। जरा भी चूक की गुंजाइश नहीं, क्योंकि चूक हुई तो जान गई। थोड़ी देर में रस्सी से लटके शख्स को सुरक्षित इस तरह हेलीकॉप्टर पर खींच लिया जाता है। लेकिन ये युवक खुशकिस्मत नहीं रहा। जमीन से करीब 1500 फीट ऊंची रोपवे ट्रॉली से इस युवक को रेस्क्यू चॉपर पर खींच तो लिया गया, लेकिन जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। तस्वीरें देखिए, युवक हेलीकॉप्टर पकड़कर लटका है। जब तक रेस्क्यू टीम उसे खींच पाती, उसका हाथ चॉपर से छूट गया और वो सीधा खाई में जा गिरा। झारखंड के देवघर स्थित त्रिकूट पर्वत में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौत का ये अकेला मामला है। इस बच्ची को देखिए, किस तरह बचाव दल ने रस्सियों के सहारे उसे सुरक्षित बचा लिया। हादसा रविवार को हुआ था, जब चट्टान से एक ट्रॉली के टकराने के बाद बाकी सारी ट्रॉलियां फंस गईं। अरे बाप, अरे बाप रे बाप, उतारिए। दो पहाड़ियों के बीच ये ऑपरेशन आसान नहीं था, फिर भी सेना के लोग देवदूत की तरह लोगों की जान बचाने में जुटे रहे। सत्यजीत कुमार, देवघर आज तक। इस हादसे पर और जानकारी दे रही हैं हमारी साथी मल्लिका। बिल्कुल, देवघर हादसे में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बचाना एक चुनौतीपूर्ण टास्क था। कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें एनडीआरएफ की टीम तैनात रही। आईटीबीपी के सैनिक लगातार डटे रहे ताकि एक एक जिंदगी को बचाया जा सके। वो लोग जो 48 घंटों तक, कई घंटों तक हवा में लटके रहे, मौत से उनका सामना हुआ, किस तरह से एक एक पल उनका डर और भय से बीता, आपको सुनाते हैं। दरभंगा से जी, बाबा को जल कितने देर से फंसे हुए थे? कल लमसम 3:30 बजे के आसपास। अभी कितने बजे उतरे आप? अभी समय देख लीजिए आप सर, कितना समय हो रहा महसूस हो रहा था, लग रहा था नहीं बचेंगे हम लोग को जान गंवाना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों के मदद से हम लोग का जान बच गया। भगवान
कहाँ से आए मधुबनी जिला बिहार से आए हुए हैं। ये जो हिल रहा था ना तभी डर लगता था, नहीं तो नहीं लग रहा था रात को। और ऐसी बात नहीं थी, रात को खाली सब बिना भूखे रहा इसीलिए। और खाया पानी पिया 11:30 बजे आज को उतारा गया था तो अच्छा लग रहा था, किंतु जब वहाँ पर रुक गया लगता है गिर जाएंगे तुरंत, ऐसे गिर जाता। कितना डर लगा था? रात में डर नहीं लगा था। नहीं। मजा आया? क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी? नहीं, जो आप जो ऊपर खींचे उसमें मजा आ गया। उसमें मजा आ गया। क्या नाम हुआ आपका? कर्तव्य। इंडियन आर्मी कैसे हैं? अच्छे हैं? हाँ। कितने कौन से क्लास में? हम 4th में हैं। तो 48 लोग मौत से जंग लड़ रहे थे। खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है, लेकिन जरा सोचिए वो मंजर कैसा खौफनाक था, बताएंगे शुभांकर। मलिका, खतरनाक खौफनाक इस अंदाजे में समझ लीजिए कि 1500 फीट की ऊंचाई पर 48 लोग ऐसे हैं जो हवा में लटके हैं, खाने पीने कुछ नहीं है, जिंदगी कोई भरोसा नहीं है। उन्हें ये डर है कब वो मर जाएं। कुछ वीडियो दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। और ये समझना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये महिला यहां पर इस हादसे का शिकार हुई है। गंभीर रूप से इसे चोट लगी है। 2 दिन में 2 बड़े हादसे हुए हैं। एक महिला यहां से गिर जाती है और एक बार रस्सी टूट जाती है, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये उस खतरनाक ऊंचाई से होता है जहां पर तमाम एहतियात बरते गए। वायुसेना मौजूद थी, MI-17 का इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्योंकि हवा में 1500 फीट की ऊंचाई पर वो थे, दुर्गम इलाका था, लिहाजा यहां पर हादसे भी देखने को मिले हैं। ये हादसे डराने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। इनको देखकर आपका मन विचलित भी हो सकता है। तो एहतियात बरते गए, लेकिन फिर भी हादसे हुए हैं। आगे कहानी क्या है आपको अर्पिता समझाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए एहतियात यहाँ पर बरते गए, लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन ये परिस्थितियां बनी क्यों, जिम्मेदार इसका क्यों है, कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट जल्दी से आपको दिखाते हैं, देखिए। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे 1500 फीट गहरी खाई, बीच में तार पर झूलती ट्रोली। झारखंड के त्रिकुट पर्वत पर रविवार शाम से त्राहिमाम मचा। कैसे गुजरी होगी वो रात जब किसी को पता नहीं था कि इतनी ऊंचाई पर अटक जाने के बाद नीचे उतरने की मदद कब तक मिल पाएगी। NDRF, वायुसेना, ITBP और स्थानीय प्रशासन की टीम सब जुटे, लेकिन ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। आइए देखते हैं त्रिकुट पर्वत पर अटकी ट्रोली से लोगों को निकालना इतना मुश्किल क्यों था। झारखंड के त्रिकुट पर्वत पर बना ये रोपवे भारत में सबसे ज्यादा सीधी ऊंचाई वाला रोपवे है। 44 डिग्री कोण पर बना ये रोपवे पर्यटकों को 1500 फीट ऊंचे शिखर पर ले जाता है। रोपवे की लंबाई 766 मीटर है, जिसमें 26 ट्रोलियां लगी हैं। हर ट्रोली में 4 लोग बैठ सकते हैं। ट्रोली को शिखर तक पहुंचने में करीब 8 मिनट का वक्त लगता है। रोपवे की क्षमता हर घंटे 500 लोगों की है। रोपवे का संचालन दामोदर वैली कंपनी करती है। हवा में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, लेकिन असली चुनौती कुछ और थी। ट्रोलियां ऐसी जगह पर फंसी थीं जहां थोड़ी सी चूक से लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। लोगों को ट्रोली से हेलीकॉप्टर तक लाने के लिए उसे एक जगह टिके रहना था। वहीं हेलीकॉप्टर की वजह से ट्रोलियों के हिलने और उनके चट्टानों के साथ टकराने का भी खतरा था। खड़ी चट्टानें और गहरी खाई ने इस ऑपरेशन को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम के लिए एक एक जिंदगी को बेहद सावधानी के साथ संभालने की जरूरत थी। इस बीच ट्रोली में फंसे लोगों को ड्रोन की मदद से खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। गरुड़ कमांडो खुद भी ट्रोलियों तक पहुंच गए और वहां फंसे लोगों को हौसला देते रहे। सोमवार शाम तक 32 लोग नीचे उतर चुके थे, लेकिन बाकी बचे लोगों के लिए अभी इंतजार की एक और रात बाकी थी। ऑपरेशन के बीच हुए एक हादसे से पीड़ितों के परिवार वाले बुरी तरह घबरा गए। आज सुबह कोहरा छंटने के बाद ही एक बार फिर ऑपरेशन शुरू हुआ।
वायुसेना के हेलीकॉप्टर और गरुड़ कमांडो फिर से ऐसे ऑपरेशन में जुट गए जहां एक एक लम्हा बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। पहाड़ों के प्रहरी आईटीबीपी के जवान लगातार जुटे रहे कि एक भी जिंदगी खतरे में ना पड़ी। सत्यजीत कुमार, देवघर, आज तक। 40 घंटे से ज्यादा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और 2-3 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जो शायद ही कोई भुला पाए। वो तस्वीरें राजीव दिखाएंगे। राजीव, बिल्कुल, 40 घंटे से ज्यादा वक्त तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इन 40 घंटों में क्या क्या हुआ, एक एक विजुअल, एक एक तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को आप देखिए। रेस्क्यू के दौरान एक महिला ऊपर से नीचे गिर गई। ये तस्वीर आप देखिए, ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान आई। हालांकि सवाल भी उठ रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जब किया जाता है तो ध्यान रखा जाता है, लेकिन यहां पर महिला नीचे कैसे गिर जाती है, जो सेफ्टी केबल है वो टूट कैसे जाती है। ये महिला नीचे गिर गई और महिला की मौत हो गई। इसके अलावा एक और विजुअल, एक और तस्वीर आप देखिए, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हवा में जाने अटकी। कुछ इस तरह से देखिए कितनी मुश्किल, कितनी चुनौतियों पर अभी पीआरओ जुड़े थे आईटीबीपी के और उन्होंने बताया कि कितनी मुश्किल परिस्थितियां थी और उन मुश्किल परिस्थितियों में वो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। सक्सेसफुल हो गया, पूरा हो गया, लेकिन देखिए किस तरह से जान, जब ये ऊपर लटके हुए थे, जब ये केबल कार के भीतर थे, ट्रॉली के भीतर थे, तो भी जान हलक में थी, और जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जब नीचे उतारे जा रहे थे, उस वक्त भी जान में हलक में थी कि क्या नीचे पहुंच पाएंगे सकुशल या नहीं। एक तस्वीर आप ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर किस जगह पर खड़ा है, कितनी, देखिए ये हमारे जवानों की, देखिए उनके कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। ये देखिए ट्रॉलियां हैं, अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये ट्रॉलियां हैं, केबल कार, तो ये इस तरह से जो है तस्वीरें वहां से निकल कर आए। ये 40 घंटे की एक एक विजुअल, एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक महिला की मौत हो गई, एक पुरुष की मौत हो गई। जो पुरुष है वो तो हेलीकॉप्टर से लटका हुआ था, लेकिन महिला को नीचे उतारा जा रहा था। लेकिन इसी बीच में जब वो आधे तक पहुंचे, ऐसा लगा ही था महिला को कि शायद वो नीचे सेफली पहुंच जाएगी, सुरक्षित पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं, महिला की मौत हो गई। रूस और यूक्रेन जंग की 48वां दिन है, लगातार भीषण हमले हो रहे हैं, केमिकल हथियारों का जिक्र हो रहा है। बाकी कहानी अर्पिता आपको बताएं। बिल्कुल, और ये खतरा कोई और नहीं, ज़ेलेंस्की जता रहे हैं कि केमिकल अटैक हो सकता है, और ये बात पश्चिमी देश भी लगातार कहते रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर ऐसा होता है तो आप समझिए भारी तबाही, यानी जो तस्वीरें अभी तक हमने देखी हैं उनसे भी ज्यादा तबाही की तस्वीरें आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं हम। राजीव, केमिकल अटैक यानी कि विनाश, विध्वंस, और यूक्रेन को डर है कि मारियोपोल पर रूस इसी तरह का केमिकल अटैक कर सकता है। तबाही कहर बरपाएगी, हर तरफ मौत का मंजर होगा, लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे। यूक्रेन में जंग के 50 दिन होने को है, लड़ाई और खौफनाक होने जा रही है। खतरा केमिकल युद्ध का है। रूसी सेना में चर्चा हो चुकी है, बस तबाही आने वाली है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना सबसे पहले मारियोपोल पर केमिकल हथियार से हमला करेगी। इसकी वजह भी है, पोर्ट सिटी मारियोपोल यूक्रेन का दक्षिणी दरवाजा है, इसे पार कर ही यूक्रेन में घुसा जा सकता है। मारियोपोल के मेयर वादिम बोयचेंको के मुताबिक रूसी हमले में अब तक 10,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। मारियोपोल में पहले रासायनिक हथियार के इस्तेमाल का दावा किया गया। 30 दिन पहले ही यूक्रेन की अजोव रेजिमेंट ने दावा किया था कि रूसी सेना ने मारियोपोल में यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल किया था, जिससे उन्हें सांस की तकलीफ होने लगी थी। अगर केमिकल हथियारों की बात करें तो ये ऐसे केमिकल्स के बने होते हैं जो बहुत बीमार भी कर सकते हैं और पल भर में हजारों लाखों लोगों की जान भी ले सकते हैं। नर्व एजेंट की छोटी डोज बड़ी तबाही ला सकती है। इसमें वीएक्स, सरीन और ताबून केमिकल्स होते हैं। इसी तरह चेकिंग एजेंट दम घोंटने वाला होता है। पहले विश्व युद्ध में इसके इस्तेमाल से लाखों लोग मारे गए। इसमें क्लोरीन, फॉस्जिन, क्लोरोपिक्रेन और डिफोस्जिन होते हैं। ब्लड एजेंट ब्लड सेल पर अटैक करते हैं। इसमें भी दम घुटने से मौत होती है। इसमें हाइड्रोजन, साइनाइड और आर्सिन होते हैं। ब्लिस्टरिंग एजेंट से शरीर में फफोले हो जाते हैं, रोशनी जा सकती है, मौत भी हो सकती है। इसमें सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड और लेविसाइट होते हैं। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार और मिकोलीव से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
तो केमिकल अटैक का डर ऐसा नहीं कि ज़ेलेंस्की को पहली बार है, इससे पहले भी इस तरह का डर वो जता चुके हैं और एक बार फिर से विश्व भर का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बार फिर से उन्होंने कहा कि रूस इस तरह का अटैक कर सकता है। आगे आपको जानकारी देंगे। सही, ये केमिकल अटैक के अलावा सामूहिक कब्रें मिलने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। कीव के बिल्कुल पास बुजोवा में एक सामूहिक कब्र मिली, 50 शव वहां पर बरामद हुए हैं। पहले बूचा नरसंहार का खुलासा, फिर होस्टोमेल में बूचा जैसा कांड, बूचा होस्टोमेल के बाद बोरोदियांका, अब बुजोवा में सामूहिक कब्र का खुलासा। तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। जमीन में बने गड्ढे से एक शव को निकाला जा रहा है। ऐसे दर्जनों लोग इसी तरह जमीन के भीतर दफना दिए गए थे, जिन्हें अब निकाला जा रहा है। यह तस्वीर कीव के करीब के गांव बुजोवा की है। रूसी फौज के हटने के बाद जब यूक्रेनी प्रशासन के लोग पहुंचे तो यहां का हाल देखकर हैरान रह गए। बूचा की तरह यहां भी सामूहिक कब्रगाह मिला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बुजोवा में कम से कम 50 लोगों के शव मिले हैं। यूक्रेन मानो सामूहिक कब्रगाह का देश बन गया है। आरोप है कि रूसी फौजियों ने करीब से लोगों को गोली मारी। बताया जाता है कि रूसी सैनिकों ने यहां जुल्म की इंतहा कर दी। 17 साल के एक किशोर को कार में जिंदा जला दिया गया। एक महिला का सिर उड़ा दिया गया। यूक्रेन में जंग का आज 48वां दिन है। न जाने जंग के मैदान से अभी और कितनी विभत्स तस्वीरें और कहानियां सामने आए। गौरव सावंत, कीव आज तक। सामूहिक कब्र, 50 शव और ये तस्वीरें दिल दहला देती हैं। और जानकारी मल्लिका के साथ। बिल्कुल दिल दहला देने वाली तस्वीरें आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि इस युद्ध को 48 दिन हो चुके हैं, लेकिन लगातार रूसी हमले थम नहीं रहे हैं। और ताजा अपडेट आपको बता दें, एक बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में मलबे से 7 लोगों के शव बरामद हुए हैं। कीव के बोरोदियांका में एक बिल्डिंग के मलबे से 7 शव बरामद किए गए हैं। कहा जा रहा है कि रूसी हमले में ये बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई, पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। और जब इस मलबे को हटाने का काम किया गया तो इस मलबे में 7 शव दफन मिले। तो लगातार ऐसी भयावह तस्वीरों के आने का सिलसिला यूक्रेन के शहर शहर से जारी है। आगे खबर बताएंगे शुभांकर। देखिए, कहानी जो है वो है दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को लेकर और उस मारियोपोल को लेकर, जहां पर यूक्रेन दावा कर रहा है कि 10,000 से ऊपर लोगों को मार दिया गया। क्या है इन दोनों शहर की बर्बादी कहानी, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सायरन की आवाज और चंद सेकंड के भीतर एक धमाका। ये यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की तस्वीर है। यहाँ चल रहा है शहर को बारूदी सुरंग से मुक्त करने का ऑपरेशन। इमरजेंसी सर्विस के लोग पूरे शहर में बिछे विस्फोटकों को चुनकर उन्हें निष्क्रिय करने का काम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। आरोप है कि जाते जाते रूसी फौज ने यहाँ जगह जगह बारूदी सुरंग बिछा रखी थी। सारा ऑपरेशन बेहद सतर्कता से अंजाम दिया जा रहा है। लाउड स्पीकर पर अनाउंस कर बाकायदा लोगों को सचेत किया जा रहा है। खार्किव के लोगों का कहना है कि सोमवार को तड़के उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज की दिशा में जाने पर सड़क किनारे हरे रंग के प्लास्टिक में लिपटे हुए सैकड़ों छोटे विस्फोटक मिले। जाहिर है खार्किव पर हमला रोकने के बाद भी रूसी फौज ने शहर को दहलाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। तबाही की तस्वीरें मारियोपोल में भी बिखरी हुई हैं। ये तस्वीर मारियोपोल के ड्रामा थिएटर की है। थिएटर पर हुए हमले के बाद की ये पहली सबसे साफ सुथरी तस्वीर है। ड्रोन से ली गई तस्वीर में थिएटर की छत देखिए। रूसी मिसाइल हमले में छत के परखच्चे उड़ गए हैं। ड्रोन से लिए गए वीडियो में विध्वंस साफ नजर आ रहा है। थिएटर की बिल्डिंग के परखच्चे उड़ चुके हैं। सिर्फ नजर आ रहा है सरिये और ग्रिल का जंजाल। मारियोपोल के इस थिएटर पर 16 मार्च को हमला हुआ था।
यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में कम से कम 300 लोग मारे गए थे। मारियोपोल सिटी काउंसिल के अधिकारियों के मुताबिक रूस ने ड्रामा थिएटर पर तब हवाई हमला किया जब थिएटर में सैकड़ों लोग शरण लिए हुए थे। हालांकि रूस ने थिएटर पर बम हमले से इनकार किया है। मारियोपोल जंग में यूक्रेन के सबसे ज्यादा तबाह शहरों में से एक है। शहर के मेयर के मुताबिक मारियोपोल में करीब 5000 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 210 बच्चे शामिल हैं। आज तक ब्यूरो। तो इस बर्बादी के निशान को आपने देखा रूस यूक्रेन में, लेकिन कुछ खबरें भारत से भी हैं जिनके आपको जानना समझना जरूरी है। अर्पिता। और सीधे शुभांकर लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। वहां से जो बड़ी खबर आ रही है, रामनवमी के मौके पर जो तस्वीरें वहां पर देखी, अब उसके बाद फुल सियासत वहां पर चालू है और उसी सियासत के साथ साथ बयानबाजियों का दौर भी जारी है। क्या हालात बने हुए हैं और किस तरीके की स्थितियां वहां पर थी, ये रिपोर्ट। तो क्या ये रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव का साइड इफेक्ट है? तो क्या शिवराज सरकार आरोप तय हुए बिना बुलडोजर चला देती है? तो क्या मध्य प्रदेश में कोर्ट और कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है? मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव का साइड इफेक्ट बुलडोजर के तौर पर दिखा। पुलिस ने पथराव, हिंसा और आगजनी के आरोपियों को आनन फानन में दबोचा, फिर उनके घरों पर बुलडोजर दौड़ा दिया गया। घरों पर बुलडोजर चला तो सियासत गर्म हो गई। शिवराज सरकार के बुलडोजर पर सवाल उठने लगे। ओवैसी ने ट्वीट किया, सत्ता के नशे में शर्मसार होकर और कानून को बालाए ताक पर रखकर गरीबों के आशियाने को उजाड़ रहे हो। याद रखो, आज सरकार आपकी है, कल नहीं होगी। खरगोन में एक दिन में 16 मकान और 29 दुकानें तोड़ी गई। विवाद गहराने के बाद सरकार की दलील है कि सिर्फ अवैध निर्माण ही ढाए जा रहे हैं। सीएम शिवराज ने खरगोन हिंसा को लेकर कई लेवल की बैठक की। खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट से विवाद और गरमाया। दिग्विजय सिंह ने बिहार के मुजफ्फरपुर की तस्वीर को खरगोन का बताकर ट्वीट किया। दिग्विजय सिंह ने तस्वीर फौरन हटा दी, लेकिन सरकार इससे सख्त नाराज है। अस्पताल में वो सर कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, वो गोली निकल गई थी सर। अच्छा, निकल गई गोली। दर्द हो रहा है? पेन तो बहुत है। ओके, चलो चिंता करो, मैं भी डॉक्टरों से बात करता हूँ। थोड़ा ध्यान रखना अपना। सर थैंक यू। ओके, थैंक यू। खरगोन में रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद से ही तनाव है। आज लगातार दूसरे दिन कर्फ्यू है। स्कूल कॉलेज बंद है, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। खरगोन से उमेश रेवालिया के साथ रविश पाल, भोपाल आज तक। तो देखा आपने खरगोन में किस तरीके से अब बुलडोजर जो चल रहा है उस पर सवाल उठ रहे हैं। उस फुल सियासत ऑन है। लेकिन आपको बता दें, आपने सोना चांदी, घर में महंगे रखे सामान लुटते हुए जरूर देखे होंगे, लेकिन कुछ अलग प्रकार की लूट हुई है। क्या हुआ है, राजीव बताएंगे। बिल्कुल, सोना चांदी, कैश, जेवरात, ये सब चोरी होते हैं। इस तरह की खबरें आप सुनते होंगे, लेकिन इस बार एक अलग खबर आई है। ऐसी कौन सी चोरी हुई है जो आपके दांत खट्टे कर देगी, इस रिपोर्ट में आप देखें। अगर आपके पास कुछ नींबू हैं, तो सावधान रहने की जरूरत है। नींबू की तलाश में चोरों का पूरा गैंग घूम रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में चोर सोना चांदी नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, रुपए पैसे नहीं, बल्कि नींबू के गोदाम पर हाथ साफ कर गए। शहर के बजरिया सब्जी मंडी में मनोज कश्यप के नींबू के फलते फूलते बिजनेस पर चोरों ने धावा बोल दिया और गोदाम से 50 किलो नींबू उड़ा ले गए। नींबू के साथ मिर्च लहसुन के पूरे कॉम्बो की लापता कथा भी दर्ज हो गई। मतलब हम तो शाम की दुकान में चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ चौकीदार होता है। बोले चौकीदार क्या, मतलब
ऐसी है टेम्परेरी रखाता है। उसके बावजूद मतलब हम तो सुबह मंडी चले आते हैं। तो मंडी जाने के बाद जब हम सुबह आए माल लेके तो बाद वहाँ का मेरा ताला टूटा हुआ था। नींबू रखे हुए थे। नींबू कितने नींबू थे? नींबू सर कम 50 किलो होते, मतलब 180 रुपये किलो, मतलब 200 रुपये किलो थे नींबू लेके आया हमने। नींबू का फलता फूलता भाव 300 रुपए प्रति किलो से भी आगे दौड़कर दांत खट्टे कर रहा है, या यूं कहिए कि भरी गर्मी में बजट निचोड़ रहा है। दिल्ली में नींबू का भाव 300 रुपए किलो, तो लखनऊ में 280 रुपए, पटना में 290, तो भोपाल में 270 और कोलकाता में 250 रुपए तक आसमान पर चढ़ बैठा है। अब शाहजहांपुर में 50 किलो नींबू चोरी होने के बाद नींबू व्यापारी सोच रहे होंगे कि अपने माल की सुरक्षा के क्या प्रबंध किए जाएं। लुटा पिटा कारोबारी बिना नींबू वाला पानी पी पी कर पुलिस में जाने की सोचता रहा। खैर, जो नींबू मिर्ची नजर उतारने के काम आती है, उसे खुद ही महंगाई की नजर लग चुकी है। सो नींबू में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। 50 रुपए का किलो अब 300 के भाव तक पहुंच गया। नींबू की नौटंकी तो अभी जारी है। विनय पांडे, शाहजहांपुर, आज तक।